हेलो। राजीव। राजीव, वो तुम्हारे पिताजी। हाँ सीमा, बोलो। क्या हुआ मेरे पिताजी को? वो वो राजीव, तुम्हारे पिताजी खो गए। कैसे खो गए? मेरे पिताजी कैसे खो गए, बताओ सीमा। सीमा ने बताया। राजीव बड़े उलझन में था। अरे, सीमा ने यह क्या कर दिया। वह इस वक्त विदेश में था। वह वहां से जैसे ही फ्लाइट में बैठा था, फ्लाइट से तेज तो उसके दिमाग में हलचल हो रही थी। आखिर मेरे पिताजी ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, पता नहीं। अब तक मेरे पिताजी जिंदा भी होंगे कि नहीं। यह मेरी पत्नी ने क्या कर दिया। मेरे पिताजी का क्यों ध्यान नहीं रखा। वह वहां से डायरेक्ट इलाहाबाद पहुंचते हैं। संगम तक जाने वाले ऑटो में बैठकर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। इतनी खतरनाक भीड़ थी कि राजीव ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और भीड़ को चीरता हुआ सीधे पहुंच गया संगम में बने हुए पुलिस स्टेशन में, जहां पर कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन बनाया गया था। वहां पर जाकर राजीव पूछने लगता, क्या कोई गुमशुदा बूढ़े व्यक्ति यहाँ पर आए थे? राजीव बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा था। वहां के पुलिस अधिकारी कहते हैं कि हाँ, एक बूढ़े व्यक्ति यहाँ पर आज 10 दिनों से भटक रहे हैं। वह अपने बहू और अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा विदेश में है। वह बहू के भाई और उनके माँ के साथ यहाँ संगम में आए थे। यह सुनकर राजीव ने सोचा कि विदेश में तो मैं ही हूँ, जरूर मेरे पिताजी ही होंगे। उसने कहा, अभी वह कहाँ है? वह पुलिस अधिकारी इशारा करते हुए बताए तो वहां पर राजीव के पिताजी दोनों घुटनों में सर रखे हुए बेबसी की हालत में बैठे थे। राजीव तुरंत जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, पापा। पापा जैसे शब्द सुनकर रामाधार जी चौंक जाते हैं। तुरंत ऊपर देखते हैं, उनका बेटा राजीव उनके सामने खड़ा था। उनको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ राजीव इतना ढूंढने के बाद तो नहीं मिला। फिर अचानक से मेरा बेटा। वह उठ खड़े होते हैं और अपने बेटे को गले से लगा लेते हैं। बेटा, सब कुछ खत्म हो गया। बहू बहू यही मेले में गुम हो गई है, इस भीड़ में। मैं आज 10 दिनों से बहू को ढूंढ रहा हूँ। बेटा, सारी गलती मेरी ही है। बहू को लेकर मैं ही आ गया था। बहू मुझे आने के लिए कह रही थी। मैं मना कर देता तो यह दिन आज देखने को नहीं मिलता। अरे पापा, आप हिम्मत रखिए, शांत हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीमा तो घर में है और उसने ही मुझे फोन करके बताया कि आप गुम हो गए हो। अच्छा, बहू घर पहुंच गई है। गंगा मैया की कृपा है जो बहू घर पहुंच गई। अच्छा पापा, आप चलो मेरे साथ। राजीव अपने पिताजी को पुलिस अधिकारियों से बात करके वहां से ले जाता है और एक किसी होटल में ले जाकर पहले उन्हें पेट भरकर नाश्ता करवाता है और फिर एक शांत जगह में बैठकर कहता है, पापा, यह सब कैसे हो गया? आप मुझे बताइए, आप कैसे खो गए? नहीं बेटा, मैं नहीं खो गया, बहू खो गई थी। पापा, सीमा ने कहा कि आप खो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, आज से 15 दिन पहले की बात है, जब मैं अपने कमरे में सोया था। बहू ने आकर कहा, बाबूजी, मेरी माँ और मेरे भाई सब गंगा स्नान करने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं, तो क्या आपको भी जाना है? इतना सुनकर तो मेरी आंखों में चमक आ गई, मेरे शरीर में शक्ति आ गई, मेरा मन उतावला हो गया। हाँ बहू, मैं कब से यही बात का इंतजार कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरा बेटा राजीव विदेश में है, फिर मुझे लेकर कौन जाएगा, इसीलिए मैंने अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। अब जबकि तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ जा रही हैं और तुम भी, तो फिर मुझे भी लेकर चलो बहू। हाँ बाबूजी, लेकर जाना था, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। जल्दी से सामान पैक कीजिए और हम लोग जल्दी ही निकलने वाले हैं। बच्चों को भाभी और भैया के पास घर में छोड़ दूंगी। भीड़ बहुत है, बच्चे को और आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ बहू, मैंने भी सुना है कि बहुत भीड़ है।
बच्चे वहां पार नहीं हो पाएंगे। यह कहकर जल्दी जल्दी रामाधार जी अपने 2 जोड़ी कपड़े, अपना तौलिया एक छोटे से पुराने बैग में भर लिए और बोले, बहू मुझे क्या तैयार होना, मैं तो बस तैयार ही हूँ। फिर सीमा ने खाने पीने का सामान लिया और अपने ससुर को बुलाया और अपने मायके पहुंच गई। वहां उसकी माँ और उसके भाई तैयार ही थे। सब लोग फिर गंगा स्नान पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर भीड़ बहुत ज्यादा थी। सीमा अपने ससुर का हाथ नहीं छोड़ी, एक तरफ अपने भाई को बोल दी कि तुम मेरे पिताजी का ध्यान रखो, लेकर जाओ मेरे पिताजी का हाथ पकड़ के सुरक्षित गंगा स्नान करके लाओ, मैं यहाँ किनारे में खड़ी रहूंगी। सीमा का भाई पिताजी को स्नान करके बाहर लेकर आ गया और फिर साथ में ही रहा कि सीमा और सीमा की माँ दोनों गंगा स्नान करने गई। उसके बाद सीमा ने अपने ससुर को किसी होटल में ले जाकर नाश्ता वास्ता खिलाया। फिर वह मेले में घुमाती रही और कहती रही, बाबूजी आपको जो भी चाहिए वह बता देना, जो सामान खरीदना है ले लो, जो कुछ खाने की इच्छा है खा लो। लेकिन बाबूजी ने कहा, बहू बहुत खा लिया और बहुत मेला घूम लिया, अब मैं थक गया हूँ, मुझे मेरे डेरे पर लेकर चलो और वहां मैं बैठूंगा। सीमा ने कहा, ठीक है बाबूजी, चलो हम लोग अपने डेरा पर ही चलते हैं। सीमा डेरा पर बाबूजी को लेकर आई और बोली, बाबूजी और कुछ खाने का मन हो तो लाकर यही दे देती हूँ, और मैं और माँ हम सब अभी मेला घूमेंगे। बाबूजी ने कहा, तुम लोग घूम लो, मेरी अवस्था नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ इतना घूम पाऊंगा। सीमा ने कहा, बाबूजी ये कुछ पैसे ले लो, यहाँ खाने पीने वाले आते रहते हैं, अगर मुझे देर हो गई और भूख लग गई तो कुछ खा लेना। बाबूजी ने कहा, ऐसे तो मेरे पास 20-25 रुपए पड़े हैं बहू, पैसों की जरूरत नहीं है। बाबूजी इतने में क्या होता है, लो ये 1000 रुपए ले लो, और कुछ खाने का कुछ लेने का मन होगा तो ले लो, आपके पास से पैसे कौन सा कहीं चले जाएंगे। बहू के समझाने पर मैंने 1000 रुपए ले लिया। बहू, उसकी माँ और उसके भाई तीनों घूमने चले गए। मैं वहीं अपने बैग में सिर रखकर अपनी तौलियों को अपने ऊपर डालकर आराम करने की इच्छा से लेट गया। मेरी आंख लग गई, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सूरज डूबने वाले थे, शाम हो रही थी। अभी तक 2 बजे के गए गए बहू नहीं वापस आई थी। मैं परेशान हो उठा, काफी समय हो गई, 2 घंटे में तो घूमकर आ जाना चाहिए था। मैं उठकर बैठ गया। वहां इतनी भीड़ शोर शराबे में किसे कहता कि मेरी बहू को ढूंढ कर लाओ। मैं इधर उधर नजरें दौड़ाता रहा, लेकिन अपने अड्डे से डेरा से उठा नहीं कि शायद बहू अब आती होगी, मुझे ना देखकर बहुत परेशान हो जाएगी। लेकिन देखते ही देखती रात को 8 बज गया। तभी एक तरफ से भगदड़ की भीड़ आती हुई दिखाई दी। मैं चुपचाप साइड में डेरे में बैठा रहा। भीड़ बहुत थी। भगदड़ की वजह से लोगों की रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। कुछ ही पल में माहौल बिल्कुल दर्दनाक हो गया। मैं बहुत घबरा गया। भगदड़ खत्म होने के बाद, सब कुछ कंट्रोल होने के बाद, मैं किसी व्यक्ति से पूछा, भाई साहब, मेरी बहू और उसके भाई और उसकी माँ भी 2 बजे से निकले थे, अभी तक नहीं आए, मैं क्या करूं? तो उस भले व्यक्ति ने कहा, आप परेशान मत हो, यहाँ सामने पुलिस चौकी है, वहीं पर जाकर आप पुलिस अधिकारियों से मिलिए, वह सबकी मदद कर रहे हैं, सबका नाम ले लेकर अनाउंस कर रहे हैं, वहीं से आपको मदद मिल सकती है। यह सोचकर मैं पुलिस वालों के पास पहुंच गया और मैंने बताया कि मेरी बहू 2 बजे से निकली है और अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस वालों ने कई बार मेरी बहू और उसके भाई, उसकी माँ का नाम ले लेकर पुकारा, लेकिन कोई मतलब नहीं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था कि कहीं मेरी बहू इस भगदड़ में तो नहीं फंस गई। अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी का नंबर भी याद नहीं था। मैं कैसे बताऊं
क्या करूं, कहीं मेरी बहू को किसी ने कुछ खिला पिला तो नहीं दिया, कहीं मेरी बहू के किसी ने गहने जेवरात तो नहीं लूट लिए। मेरे मन में लाखों आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी। मन था कि शांत होने वाला नहीं था। पूरा दिल घबराहट से बैठा जा रहा था। फिर मैं भागकर डेरा पर आया कि शायद बहू वापिस आ जाए और मुझे ढूंढेगी तो नहीं मिलूंगा, परेशान हो जाएगी। फिर कुछ समय तक मैं यहीं डेरे पर इंतजार करता रहा। फिर मेरा मन नहीं माना तो मैं दौड़कर फिर पुलिस वालों के पास गया। कोई खबर आई क्या, कुछ खबर मिली है? बताइए तो साहब। नहीं नहीं, अभी इस नाम से कोई खबर नहीं आई। मैं डेरा पर और पुलिस वालों के पास दौड़ता रहा, परेशान होता रहा, लेकिन यही करते करते आज 10 दिन हो गया बेटा। मैं दोनों तरफ दौड़ दौड़ के परेशान हो गया। मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी अब मुसीबतें बढ़ती जा रही। मैं इतना डर गया था कि आखिर मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा। सारी गलती मेरी ही है जो मैं बहू के साथ यहाँ आने को तैयार हो गया। अगर मैं मना कर देता तो शायद बहू भी नहीं आती। यह कहकर वह फुट फुट कर रोने लगे। फिर राजीव ने उन्हें संभालते हुए कहा, अभी तो मैंने बताया ना पापा कि सीमा ठीक है। आपके मन में एक डर बैठ गया है। आप बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। चलिए आप शांत हो जाइए। राजीव की आंखों में भी आंसू आ गया। पापा सीमा को लेकर कितना डरे हुए हैं। अब चलिए हम लोग घर चलते हैं। राजीव अपने पिताजी को लेकर घर पहुंचने वाला था, तभी देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ खाने पीने का प्रोग्राम है। दूर दूर तक पत्तल फेंके हुए दिखाई दे रहे थे। कुत्ते खाने पर भौंक रहे थे, पत्तल चाट रहे थे। कौवा पक्षी वहां पर पड़े हुए पत्तलों को भी चाट रहे थे। कुछ लोग वहां बैठकर खा रहे थे, कुछ तो खाना परोस रहे थे। लगा कि कहीं मैं किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गया। लेकिन जब थोड़ा आगे बढ़ा तो राजीव की बेटी, जो अभी 7-8 साल की थी, उसने दौड़कर पापा पापा देखो देखो, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। तब राजीव को लगा कि सही पते पर आया हूँ। वह जैसे ही कुछ आगे बढ़ा तो लोग देख देख कर आश्चर्य में पड़ गए। वह बच्ची जाकर अपनी माँ को बताई, माँ दादाजी घर आ गए, साथ में पापा भी हैं। सीमा अंदर से हड़बड़ाई हुई निकली। वह दोनों को देखकर मुंह खुला का खुला रह गया उसका। अरे आप दोनों, आप तो विदेश में थे, फिर आप यहाँ कैसे? हाँ विदेश में था, लेकिन तुमने फोन करके बताया ना कि मैं संगम स्नान करने गया था महाकुंभ में। वहीं पर बाबूजी खो गए और मैं जैसे ही सुना तो डायरेक्ट वहीं संगम में पहुंच गया। प्रयागराज में मैंने बाबूजी को ढूंढ निकाला और फिर लेकर घर आ गया। यह सब क्या कर रही हो तुम? किस चीज के लिए इतना भोजन भंडारा हो रहा है? क्या बताऊं, जब बाबूजी को मैं बहुत ढूंढी संगम में और बाबूजी नहीं मिले तो मैं यहाँ घर आकर भी इतने दिनों तक इंतजार की। फिर जिस दिन बाबू खोए थे उसी दिन से लेकर आज 13 दिन हो रहा था तो सब गांव वाले ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो तुम्हारे बाबूजी नहीं रहे, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनकी पैरवी कर डालो। बस मैं अपना फर्ज निभा रही थी। कोई बात नहीं, अब बाबूजी आ गए हैं ना, तो चलो हम सबको ऐलान कर देते हैं कि यह भोजन बाबूजी के आने की खुशी पर करें। राजीव का इतना कहना था कि पूरा माहौल में खुशी छा गई। किसी ने बैंड बाजा भी बजवा दिया, बच्चे नाचने लगे और इधर सीमा भी अब सुस्ती में आ गई थी। उसने बाबूजी को देख लिया तो वह जैसे तैसे अपने भाई को बोली कि खाना पीना खिलाकर यह सब माहौल बंद करो। बहुत ही जल्दी घर पे आए हुए सभी मेहमानों ने खाना खाया और जल्दी जल्दी में सीमा के भाई ने मिलकर
सब कुछ खत्म करवाया। फिर रात को आज बाबूजी को बहुत सुकून लगा। बाबूजी खाना खाए और इतने दिनों के बाद अपने परिवार के साथ अपने घर पर थे। बाबूजी के पोता और पोती दोनों आज उनके पास उनके ही कमरे में थे। साथ में राजीव भी पिताजी के साथ बैठा था। चारों आपस में बैठकर बातें ही कर रहे थे। इधर सीमा अपने माँ और भाई के साथ अपने कमरे में बैठी थी। सीमा ने देखा था कि राजीव अपने पिताजी के साथ बैठा है। बच्चों को लेकर वह अभी तो इतना जल्दी नहीं आने वाला। अब खाना भी तो सबका हो चुका था। रात को खाने की भी कोई चिंता नहीं। इसीलिए वह अपने माँ और अपने भाई से बातें कर रही थी। तभी बीच में उसकी माँ ने बोल दिया, अब क्या करेगी सीमा बेटी, अब तो तेरा ससुर जिंदा लौट आया। राजीव अभी दरवाजे पर आया ही था कि अपनी सास के मुंह से यह सुनकर वहीं खड़ा हो गया। उसके पैरों तले से तो मानो जमीन सरक गई। तब सीमा दबे आवाज में कहती है, हाँ माँ, पता नहीं ये कहाँ से अमृत पीकर आया है। इसकी मौत तो आने ही वाली नहीं। हम लोगों ने कितनी कोशिश करके इस बुढ़े को महाकुंभ में ले गए और वहां छोड़कर चले आए, लेकिन यह बुढ़ा, इसकी आंखें भी कमजोर है। फिर भी यह पता नहीं कितना चालाक निकला और उस भीड़ में भी नहीं मरा। भगदड़ ने इतने लोग मारे गए, इतने लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन यह बुढ़ा वहां बच गया। यह सुनकर तो राजीव ने जल्दी से दरवाजा खोला। सीमा का मुंह खुला रह गया। वह सन्नाटे में आ गई, घबराहट के मारे खड़ी हो गई। अरे तुम यहाँ कैसे? राजीव ने आगे बढ़कर उसके गाल में एक थप्पड़ मारा और बोला, यह मेरा ही कमरा है, क्या तुम भूल गई हो? हाँ हाँ, मैं ये नहीं बोल रही थी। मैं पूछ रही थी अभी बाबूजी के पास थे ना। अब बातें बनाने की कोशिश मत करो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो तुमने यह किया मेरे बाबूजी के साथ? तुम मेरे पिताजी को महाकुंभ में मारने के लिए लेकर गई थी, ना कि उन्हें स्नान करवाने। मेरे पिताजी बेचारे तुम्हें ढूंढते रहे, 10 दिनों तक हुआ है, ना कुछ खाया ना पिया। पुलिस वालों ने जबरदस्ती उनके मुंह में अन्न जल डलवाया, वरना आज तक तो वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते ही मर गए होते। तुम्हारे लिए वह कितना परेशान थे। उनके दिमाग में सदमा बैठ गया था, पता है। भगदड़ के बाद वह वहां पर अस्थायी बने हुए हॉस्पिटल में भी गए। डॉक्टरों से रिक्वेस्ट किया कि सब मरीजों से मुझे मिलवाएं जो यहाँ घायल होकर भर्ती हैं। बाबूजी एक एक करके उनको देखने गए कि कहीं मेरी बहू घायल तो नहीं हो गई, उसके माता पिता यहाँ भर्ती तो नहीं है। फिर जब वहां भी नहीं दिखे तो बाबूजी मृतकों की लाइन में देखने गए कि जो मरे हुए हैं उनमें से तो कहीं मेरी बहू और मेरे परिवार वाले नहीं हैं। लेकिन तुम लोग वहां भी नहीं मिले। बाबूजी का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था। मेरे बताने पर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि तुम जिंदा हो। वह इतना डर गए थे, इतना घबरा गए थे। और तुम हो कि तुम मेरे बाबूजी को मारने के लिए वहां छोड़कर आई थी कि ये बुढ़ा यही मर जाए। आखिर क्या किया है मेरे बाबूजी ने? सीमा ने क्रोध में बोल दिया, तुम तो विदेश में जाकर बैठते हो और इस बुढ़े को मेरे सर पर इसकी सेवा करने के लिए छोड़कर जाते हो। जब भी मैं कहती हूँ कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, बच्चों को भी लेकर चलो, तो तुम एक ही जवाब देते हो, घर में मेरे पिताजी हैं, उनके जीते जी तो मैं तुम्हें नहीं ले जा पाऊंगा। उनकी सेवा करो, उनकी देख रेख करो। इसीलिए मैं तुम्हारे पिताजी से नफरत करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ तुम्हारे पिताजी की सेवा करके। अरे मेरे पिताजी तो तुम्हारा सहारा ही करते हैं, तुम कौन सा सेवा करती हो? अगर मेरे पिताजी को यह पता चला, वह तो जीते जी मर जाएंगे कि जिस बहू के लिए वह पागल हो रहे थे, वह बहू उनके बारे में कैसा सोचती है। इतना सब माहौल देखने के बाद सीमा की माँ और उसका भाई दोनों ने जल्दी जल्दी अपना बैग समेटा
और वहां से भाग निकले। दूसरे ही दिन राजीव ने अपनी और अपने पिताजी की टिकट निकाली और साथ में बच्चों को लिया और वापस विदेश चला गया और बोल दिया कि अब तुझे किसी की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, ना मेरे बाबूजी का ध्यान रखना पड़ेगा और ना ही मेरे बच्चों का। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। तू रह ले आराम से और जी अपनी जिंदगी, खुश रह अकेले। सीमा अब अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए उसी घर में पड़ी रह गई। अब ना ही उसका साथ देने उसका भाई और ना ही उसकी माँ आ रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जाने से पहले चैनल में यदि नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, सिर्फ एक सब्सक्राइब मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।